हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं उसी सिलेबस में से, रस। ये अपने आप में बहुत ही वेटेज रखता है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम देखते हैं रस। रस बेसिकली होता क्या है। देखिए, रस होता है हमारे अंदर जो किसी भी काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जो हमारे अंदर भाव की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जिस प्रकार के आनंद की भाव की उत्पत्ति होती है, और वो जरूरी नहीं है आनंद खुशी ही हो, ठीक है ना, वो आनंद किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। जैसे कि आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, ठीक है ना। बॉर्डर मूवी में किस प्रकार का भाव आपके अंदर आता है कि मैं युद्ध करूंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा, ठीक है ना, उस टाइप का भाव आपके मन में आता होगा। तो वीरता का भाव मन में आता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी मृत व्यक्ति को देखते हैं, उसके चारों ओर बैठे हुए लोग हैं, वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार का भाव मन में आता है, एक करुणा का, एक दया वाला भाव मन में आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के अलग अलग भावों के मन में आने को ही क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके प्रणेता कौन थे, भरत मुनि, ठीक है। तो मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे, एक एक लाइन इसमें एक एक नंबर की है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं, भरत मुनि को सबसे पहले एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भरत मुनि को क्या माना जाता है बेटा, काव्य शास्त्र का भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, ठीक है ना। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, ठीक है ना। तो जो रस की उत्पत्ति हुई है ना, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथ है बेटा, नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने रचना की थी नाट्य शास्त्र की, और उसी नाट्य शास्त्र में से 9 रस निकल के आए, ठीक है ना। कितने रस बेटा, 9 रस, यानी कि 9 प्रकार के भावों का उन्होंने वर्णन किया, भाव का वर्णन किया है, ठीक है ना। और बाद के आचार्यों ने 2 रस और जोड़ दिए थे, तो टोटल कितने हो गए, 11, यानी 11, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या किया बेटा, सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने किसकी रचना की थी बेटा, नाट्य शास्त्र की। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया था बेटा, 9 रसों का, ठीक है ना। यानी कि 9 रसों का विवेचन किया, ठीक है। हर लाइन एक एक नंबर की है, ठीक है ना, आप नोट करते जाना। तो रस का एक डेफिनेशन लिखते हैं हम। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा, आनंद होता है, ठीक है ना। तो भरत मुनि को क्या माना जाता है बेटा, प्रवर्तक माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आनंद होता है, ठीक। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। तो आप रस की डेफिनेशन लिख लेंगे एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, काव्य को पढ़ने, सुनने, काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा, ये तो हो गया हमारा
रस का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जा रहे हैं कहीं पर भी और कुछ है नहीं तो ऐसे ही रस उत्पन्न हो जाएगा। रस किसी कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये जो आनंद है ना हमारे अंदर, ये जो आनंद, ये किसी कारण से उत्पन्न होता है, इसका कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो रस के कुछ भाग हैं, ठीक, उनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रस के अंगों की बात करते हैं, ठीक है। रस के कुछ अंग हैं जो कि 4 अंग हैं, इनको हम देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, यानी रस के अंग, रस के अंग, ठीक है। इन अंगों के बिना हमारे अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहला है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक है। दूसरा है आपका विभाव, ठीक है। और तीसरा है आपका अनुभाव, अनुभाव। और चौथा है आपका संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है ना। कितना बेटा, क्या है, संचारी भाव। पहला हो गया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमें इन चारों को समझना है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब पहले क्या था बेटा, कोई रस दे दिया और उसका स्थायी भाव पूछ लिया, ठीक है ना। लेकिन अब इन चारों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कैसे बन रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक। देखना, सबसे पहले समझते हैं स्थायी भाव क्या है, ठीक है। स्थायी भाव को समझते हैं। देखना, स्थायी नाम से क्या पता चल रहा है, स्थायी यानी स्थिर रहता है। हमने कोई कविता पढ़ी, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी यहां से लेके यहां तक पढ़ ली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए महाराणा प्रताप की कविता है, ठीक। हमने पोइम पढ़ी महाराणा प्रताप की, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था धन्य जवानी को। अब उस पोइम में ऐसा तो है नहीं कि हर समय राणा जी युद्ध ही कर रहे हैं, युद्ध ही कर रहे हैं, ठीक है। कहीं उनका चेतक भी मरा होगा ना, चेतक मरा होगा तब वो रोए भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां पर करुणा उत्पन्न हुई होगी, यानी कि दुख उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन स्थायी भाव एक ऐसा भाव होता है जो शुरू से लेके अंत तक उपस्थित रहता है, यानी कि उस कविता के पात्र या घटनाएं, कुछ भी घटना घटित हो या उसका जो पात्र है कुछ भी करे, चाहे रोए चाहे हंसे, हर चीज में क्या उत्पन्न रहेगा, क्या स्थिर रहेगा, एक स्थायी भाव स्थिर रहेगा, ठीक है ना। यानी कि शुरू से लेके अंत तक ये वाला जो भाव है ये प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। आपके समझ में आ चुका होगा, इसको लिख लेते हैं स्थायी भाव को, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए और तरीके से नोट्स बनाइए बेटा, ठीक है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक। देखना, पहला स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक है। क्या है ये बेटा, ये प्रधान भाव है, यह प्रधान भाव है, ठीक। क्या है ये, प्रधान भाव है। यह यानी काव्य में यह शुरू से अंत तक होता है, अंत तक होता है, ठीक है। शुरू से अंत तक होता है। इसकी संख्या कितनी मानी गई है, 9। कितनी है, 9 मानी गई है। लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 रस और जोड़ दिए थे, तो क्या क्या कितनी हो गई है, 11, ठीक है ना। तो देखना, इनकी संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में 2 रसों के जुड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन मूलतः कितने रस माने जाते हैं, 9 रस ही माने जाते हैं। आपके स्थायी भाव समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विभाव की, ठीक है ना। विभाव क्या होता है, तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। मैं 1 मिनट इधर हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो देखते हैं आगे विभाव। विभाव देखते हैं, इसको भी मैं साफ ही कर देता हूं। विभाव, देखना विभाव, ये हमारा दूसरा अवयव है। देखना विभाव उसे कहते हैं जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि वह कारण जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्या होता है विभाव? वह कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। देखना अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पर, ठीक, या एक युद्ध चल रहा है। देखिए 3 चीज होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। 2 चीज होनी चाहिए, एक तो वो कारण जिसको देखा जाए और एक देखने वाला, ठीक है ना। और तीसरी चीज होनी चाहिए वातावरण, ठीक है ना। 2 चीज बताई मैंने, एक तो देखने वाला, एक जिसे देखा जाए, ठीक है ना। और तीसरी चीज इनके चारों ओर, ये चारों ओर से किससे घिरे हो? एक वातावरण से, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है बेटा? विभाव बनता है, विभाव, ठीक है ना। जिसको देखा जाएगा और जो देखेगा, ठीक है ना, इसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होगा, इसकी वजह से उत्पन्न होगा, ठीक है। और वातावरण कैसा होगा? जैसा भाव उत्पन्न हो रहा होगा उसी प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि विभाव को हमने 2 प्रकार में बांटा है, ठीक है। एक तो होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव होता है ये, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? आलंबन विभाव। यानी कि देखने वाले को और जिसे देखा जा रहा है, उन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? आलंबन विभाव बनता है। और उद्दीपन विभाव जो बनता है वो वातावरण होता है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, आप बने रहना, ठीक है ना। तो देखना क्या होता है, इसको नोट नहीं करना था, बस इस लाइन को नोट कर लेना। अब जो मैं लिख रहा हूं उसे नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये मैंने समझाया था, बस देखना। तो 2 प्रकार से बांटा है हमने विभाव को। एक है आलंबन विभाव, ठीक है। आलंब का फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। आलंब का मतलब होता है जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो, ठीक है ना। उत्तोलक पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना, साइंस के बच्चे होंगे आप, तो जरूर याद होगा आपको आलंब किसे बोलते हैं। आलंब होता है जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो, ठीक है ना। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है ना। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, यानी कि जिसका सहारा पाकर क्या जगता है? स्थायी भाव जगते हैं, ठीक है ना। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, ठीक है। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, ठीक। तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, ठीक है ना। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन मैंने बताया था वातावरण होता है, ठीक है। यानी कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, ठीक है ना, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त हों, ठीक। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त हों,
ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। अब ये जो आलम्बन विभाव है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। मैंने वो बोला था, एक देखने वाला होगा और एक जैसे देखा जाएगा वो होगा, ठीक है ना। तो देखना, आलम्बन विभाव दो प्रकार का होगा। एक होता है आश्रय आलम्बन, एक होता है आपका आश्रय आलम्बन, एक होता है आश्रय आलम्बन और एक होता है आपका विषय आलम्बन, ठीक है, एक होता है विषयालंबन, ठीक। एक होता है आश्रय आलम्बन और एक होता है विषय आलम्बन, यानी एक देखने वाला और एक जिसे देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आश्रय आलम्बन, जिसके जो देखेगा उसी के मन में भाव उत्पन्न होंगे ना, जैसे कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव जगे या उत्पन्न हो, ठीक है ना। या और इसको विषय आलम्बन को क्या बोलेंगे, जिसके कारण मन में भाव जगे, ठीक, जिसके कारण मन में भाव जगे, ठीक है। अब देखना, मैं एग्जांपल दूंगा, ये आपको पूरा डाटा समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं एग्जांपल पर आता हूं, ठीक है। देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हैं आपके रामचंद्र जी हैं ये, ठीक, धनुष तोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये हैं माता सीता, ठीक है, ये सीता माता है, ये फूल की माला लिए हुए खड़ी हुई हैं, ठीक है। आसपास क्या है, फूलों की वर्षा हो रही है, ठीक है, कोयल कूक रही है, ठीक है, स्वयंवर वाला माहौल है, ठीक। ये जो आसपास की परिस्थितियां हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे उद्दीपन विभाव, ठीक है ना। परिस्थितियों को क्या बोलेंगे, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। ये जो रामचंद्र जी है ना, ये राम, ये इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, आश्रय आलम्बन। क्या बोलेंगे हम, ये आश्रय हैं, ठीक है ना। इनको देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है, सीता जी को देखकर, ठीक है ना। रामचंद्र जी देख रहे हैं सीता जी को, इधर देख रहे हैं, लो मैंने आंखें इधर कर देंगी, ठीक है ना। तो इनको देखकर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सीता जी जो हैं ये हो जाएंगी आपकी विषय, ठीक है ना, विषय आलम्बन, ठीक है। ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो, आप इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो समझ लीजिए, उतना ही काफी है। देखना, एक है अभिमन्यु, ठीक, एक है भीष्म पितामह, ठीक है। देखना, अभिमन्यु और भीष्म पितामह, इनके आसपास का वातावरण कैसा होगा बेटा, इनके आसपास का वातावरण कैसा होगा। देखना, युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, रक्त पड़ा हुआ है, रथ टूटे पड़े हैं, तमाम वीर योद्धा मरे पड़े हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया, ठीक है ना। इनके आसपास का वातावरण, अभिमन्यु, इनमें वीरता का भाव है, भीष्म पितामह को देख करके ये कुलांचे मार रहे हैं, कुलांचे मतलब इनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आश्रय आलम्बन। इनके मन में वीरता का भाव जग रहा है, किसे देखकर, भीष्म पितामह को देख करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, विषय आलम्बन हो जाएगा। तो विषय आलम्बन हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है अनुभाव, ठीक है। इसके बाद में अनुभाव आता है, ठीक है ना, अनुभाव। तो रस के मैंने 4 अवयव बताए थे, ठीक। तो तीसरा हम देखते हैं। तो अनुभाव और एक होता है आपका अनुभाव और एक होता है संचारी भाव, ठीक है ना। तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो
आप कमेंट करके जरूर बताना कैसे आपको समझ में आ रहा है, किस प्रकार का आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम उदाहरण भी देखेंगे कुछ स्थायी भाव और रस, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।